तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां नीतीश कुमार की अगुवाई में सत्ता में आई महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार का दिन और समय तय हो गया है। जहां नीतीश सरकार कैबिनेट का विस्तार आज यानी कि 16 अगस्त शाम 4:30 बजे किया जाएगा। जहां बिहार में अस्तित्व में आई नई सरकार के कैबिनेट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जहां सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर किस पार्टी के हिस्से में कौन सा मंत्री पद जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार के पतन के बाद महागठबंधन की नई सरकार ने सत्ता संभाली है। जहां हालांकि नई सरकार की कमान भी नीतीश कुमार के हाथों में ही है, जबकि तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और आज पूरे महागठबंधन में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चल रही राजनीतिक उठक पटक के बीच लोजपा से जुड़े एक परिवार के दो भाई चिराग पासवान और प्रिंस राज आपस में एक बार फिर से भिड़ गए हैं। जब पशुपति कुमार पारस के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े 3 सांसद के महागठबंधन में शामिल होने की अफवाह को लेकर के दोनों भाई एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ प्रिंस राज ने अपने चचेरे बड़े भाई चिराग पासवान पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है, तो वहीं चिराग पासवान ने प्रिंस राज के आरोपों पर पलटवार किया है। राष्ट्रीय लोजपा के जितने भी सांसद है सभी सांसद एक बैठक में शामिल हुए और एकजुटता का परिचय देते हुए पार्टी में टूट की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। इस दौरान सांसद प्रिंस राज ने परोक्ष रूप से अपने बड़े भाई चिराग पासवान पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है। हम सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से समर्थन दिया है और हम मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। आपको बता दूं कि कुछ दिन से सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की अफवाह फैलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति में जितने भी सांसद हैं सभी जेडीयू और आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने ये बातें कही है और इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के स्पीकर का पद आरजेडी के कोटे में जा सकता है। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी या फिर आलोक मेहता स्पीकर बन सकते हैं। या 3 मंत्री पद कांग्रेस को मिल सकते हैं। 2 मंत्री कैबिनेट गठन के समय बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तब कांग्रेस कोटे से एक और मंत्री बनाया जाएगा। जीतन राम मांझी की पार्टी को एक मंत्री पद मिलेगा। जीतन राम मांझी के बेटे और एमएलसी संतोष सुमन मंत्री बन सकते हैं। वहीं गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम मोदी ने कहा है कि युवाओं से अपील की है कि वे आजादी के 100 साल पूरे होने के लिए अभी से एक संकल्प लें। संकल्प यह है कि उस वक्त तक भारत विकसित देश होगा जब विकास के केंद्र में मनुष्य होगा। जब पीएम मोदी ने कहा है कि जब देश आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तब युवा 50-55 साल का होगा। लाल किले से पीएम मोदी ने 5 प्रण का जिक्र किया है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पीएम मोदी ने लिया है। इसके अलावा 4 अन्य प्रण का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि इस मिट्टी में ताकत है, कई चुनौतियों के बावजूद भी भारत रुका नहीं, झुका नहीं और आगे बढ़ता चला गया। मैंने अपना पूरा कार्यकाल समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और विविधता इसकी ताकत है। आजादी के बाद चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी कोई भी चीज भारतीय नागरिकों का उत्साह कम नहीं कर सकी है। पीएम मोदी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा, युद्ध, दहशतगर्द, प्राकृतिक आपदाओं की समस्या आई, लेकिन भारत ने सभी चुनौतियों का डट करके सामना किया। जब पीएम मोदी ने कहा है कि साल 2014 में देश की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। मैं आजादी के बाद जन्म लेने वाला पहला व्यक्ति हूं जिसे लाल किले से देश को संबोधित करने का मौका मिला है। पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्र आज उन लोगों को भी याद कर रहा है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन उन्हें भुला दिया गया और उनका हक अदा नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि हम अपने सैनिकों, पुलिस बलों और सबसे अधिक हर एक नागरिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है और नए भारत के दृष्टिकोण के लिए काम किया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्ता की बाजी पलटने के बाद राजनीतिक हलकों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की धुरी बनकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे, ये सवाल है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ छोड़ने के बाद से बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी का साथ कई दलों ने छोड़ा, लेकिन बीजेपी इस तरह उन पर हमलावर नहीं हुई। चाहे आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू हो या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, लेकिन नीतीश कुमार के पीछे बीजेपी इस तरह हाथ धो करके पड़ी है मानो वे केंद्र में मोदी सरकार को बड़ी राजनीतिक चुनौती पेश करने जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की यही बेचैनी नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल तैयार कर रही है। अब सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है। मेन सवाल, अहम सवाल यही है। अहम सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार विपक्षी एकता का चेहरा करने की कोशिश करेंगे, या अगर वे ये कोशिश करते हैं तो फिर क्या वे इसमें कामयाब हो पाएंगे, ये भी एक सवाल है। अभी लोकसभा में उनकी पार्टी के 16 सांसद हैं। लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से उनकी पार्टी 7वें स्थान पर है। जहां बिहार की 243 सदस्यों वाली विधानसभा में उनके पास 45 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सिर्फ एक राज्य की विधानसभा में तीसरी पार्टी और लोकसभा में 7वीं सबसे बड़ी पार्टी का नेता ये सपना देख सकता है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देगा, ये भी सवाल है। अगर नीतीश कुमार ऐसा दावा करते हैं तो फिर देश के मौजूदा राजनीतिक हालात में इसे दुस्साहसी कहा जाएगा। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि वे मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय पुलिस की वर्दी देश की शान का प्रतीक होता है। कहीं भी खाकी रंग दिखते ही दिमाग में पुलिस की छवि आ जाती है। सन 1857 के पहले भारतीय पुलिस की वर्दी का रंग खाकी की जगह सफ़ेद हुआ करता था। सफ़ेद रंग तो शांति का संदेश देता है। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वर्दी का रंग बदल करके खाकी कर दिया गया? इसके पीछे बड़ा ही रोचक किस्सा है, जिसे जानने के बाद इस वर्दी के खाकी रंग की पूरी कहानी को जाना जा सकता है। आपको बता दें कि जब भारत में ब्रिटिशर्स का शासन था, उस समय भारतीय पुलिस की वर्दी का रंग सफेद था। सफेद कलर होने के कारण ड्यूटी के दौरान वर्दी पर चाय, धूल, मिट्टी या अन्य प्रकार के दाग धब्बे लगने से वर्दी जल्दी गंदी हो जाती थी। जब वर्दी रोजाना साफ करनी होती थी, कर्मचारी काफी तंग हो जाते थे, जिसकी शिकायत पुलिस कर्मियों को अक्सर रहती थी। तभी से यूनिफॉर्म के रंग बदलने की योजना के बारे में विचार किया गया। रंग बदलने के लिए डाई का इस्तेमाल किया गया और वर्दी का रंग सफेद से खाकी कर दिया गया। उस समय वर्दी को डाई करने के लिए चाय की पत्तियां या फिर कॉटन फैब्रिक कलर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वर्दी को खाकी रंग में बदला जा सका। ये कलर पुलिस के आला अधिकारी सर हैरी लैंसडेन को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इसमें धूल, मिट्टी आदि के दाग धब्बे पहले की तुलना में कई मायनों में काफ़ी कम नजर आ रहे थे। यह कहते हैं कि देखने में भी ये कलर पुलिस कर्मचारियों को काफ़ी आकर्षित लग रहा था। बस यही वजह थी कि जिससे भारतीय पुलिस की वर्दी खाकी कर दी गई। सन 1857 में सर हैरी लैंसडेन, जो कि एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने सबसे पहले खाकी रंग की वर्दी पहनी थी। इसके बाद आर्मी रेजिमेंट और पुलिस विभाग ने पूरी तरीके से खाकी रंग की वर्दी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। तब से ही ये वर्दी भारतीय पुलिस की पहचान बन गई है। साथ ही आपको बता दूं कि भारत में एक ऐसा शहर है जहां पर आज भी पुराने जमाने की सफेद वर्दी पहनी जाती है, जहां खाकी वर्दी पहनी नहीं जाती है। वहां पर आपको बता दूं कि ये शहर कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर है। कोलकाता शहर में पुलिस वाले खाकी वर्दी नहीं बल्कि सफेद वर्दी पहनते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर से विपक्ष में नजदीकी बढ़ने लगी है। जब विपक्षी दल अब केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने के लिए मुद्दा तलाश रहे हैं। फिलहाल विपक्षी भाजपा को घेरने के लिए पुराने मुद्दों पर एकजुट हो रहा है। कांग्रेस सहित 11 विपक्षी दलों ने शनिवार को केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, धन बल, मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया, जहां दावा किया गया है कि यह लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। 11 पार्टियों में कांग्रेस, सीपीएम, एसपी, बसपा, सीपीआई, एनसीपी, टीआरएस, आरजेडी, रालोद, वेलफेयर पार्टी, स्वराज इंडिया शामिल है। बैठक में इन पार्टियों ने 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। राजनीतिक दलों ने बैठक में भारत के चुनावी लोकतंत्र के सामने 3M मशीन, पैसा, मीडिया की चुनौती पर चर्चा, विचार विमर्श किया, जहां सर्वसम्मति से उन पर प्रस्ताव को पारित किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती पर मौसम की मार पड़ चुकी है, जहां सावन बीतने के बाद भी खेत खाली रह गए हैं। स्थिति यह है कि 8,89,212 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत खाली है।
अकेले धान का 7,63,163 हेक्टेयर क्षेत्र रोपनी से वंचित रह गया है। जमुई में अकेले 16% खेतों में रोपनी नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर के लक्ष्य के 22% कम रोपनी हो पाई है। 100% लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। खरीफ मौसम में 41,28,431 हेक्टेयर में धान, मक्का, दलहन, तिलहन आदि फसलों की बुआई की जानी थी। 12 अगस्त तक मात्र 32,39,219 हेक्टेयर खेत आच्छादित हो चुके हैं। जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, शेखपुरा, गया, भागलपुर, औरंगाबाद तथा बांका में आधा से अधिक खेत खाली है। किशनगंज और पूर्णिया को छोड़कर के एक भी जिला खरीफ की फसलों का 100% लक्ष्य हासिल नहीं कर सका है। बिहार में 35,12,023 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपनी का लक्ष्य तय किया गया है। धान का अच्छा दान 27,48,860 हेक्टेयर में हुई है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया ने धान की 100% रोपनी कर ली है। लक्ष्य के नजरिए से देखें तो फिर सबसे अधिक 107% रोपनी करके कटिहार पहले नंबर पर है। जमुई 7% रोपनी के साथ सबसे पीछे है। बांका में 17, लखीसराय में 32, मुंगेर में 20, नवादा में 30, शेखपुरा में 41 और गया 42 तथा औरंगाबाद 46% ही धान रोपनी हो पाई है। दोस्तों, बिहार में इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई है। लोग मूसलाधार बारिश का इंतजार ही करते रह गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के 21 जिलों में बारिश की संभावना जताया है, जहां उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में आज वज्रपात हो सकती है। जहां नागरिकों से सचेत रहने की अपील की गई है, यानी कि आपको सावधान रहने की अपील की गई है। बिहार के जिन जिलों में मौसम विभाग पटना ने वर्षा होने का अनुमान लगाया है, उनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल और बांका जिला शामिल है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में इन जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है, जहाँ कई जिलों में वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व बिहार में वज्रपात की संभावना जताई है। इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिला शामिल है। इन जिलों में आपको और हमको सचेत रहने की अपील की गई है, बचने की अपील की गई है। बताया गया है कि यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से हवा चलेगी और मेघ गर्जन भी होगा। दोस्तों, अब जो वाकया बताने जा रहे हैं ये बड़ी ही दर्दनाक है। जी हाँ, बिहार के नहीं बल्कि झारखंड के है। झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र के अरसंडे में एक ही परिवार के 3 भाई बहनों की 11,000 वोल्ट के नंगे तार की चपेट में आने से जान चली गई। जहाँ घटना रविवार की देर शाम की है। संध्या 7:30 बजे आसपास के विनीत कुमार झा अपने घर के छत पर लगे तिरंगा झंडा को ठीक करने के लिए गया था। आंधी पानी में तिरंगा झंडा गिर गया था। जैसे ही विनीत झंडा ठीक करने लगा, हवा की झोंका में लोहा का पाइप छत से 2 फीट की दूरी से गुजर रहे बिजली के तार से सट गया। पलक झपकते ही विनीत की जान चली गई। वहीं झंडे का पाइप सटने से पूरे गांव में बिजली करंट दौड़ गया। इससे आंगन में खड़ी 2 चचेरी बहन पूजा कुमारी और आरती भी करंट के चपेट में आ गई। आंगन में ही दोनों बहनें की सांस छूट गई। जिस समय यह घटना घटी वहां पर सिर्फ महिलाएं थी। सहयोग से अन्य सदस्य पलंग और चौकी पर थे। इस कारण बिजली की चपेट में आने से बच गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर बिजली सप्लाई बंद कर दिया गया। आसपास के लोगों ने आंगन में बेसुध पड़ी दोनों बहनों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां दोनों की जान चली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये मौका देश को स्वतंत्रता दिलाने में, यानी कि आज़ादी दिलाने में कुर्बान हुए अनगिनत शहीदों को याद करने का है। 1942 में हुई अगस्त क्रांति के दौरान पटना जिले में भी कई लोग शहीद हुए थे। जब बख्तियारपुर के नाथू प्रसाद यादव की शहादत के बाद क्रांति और भड़क गई थी। जहाँ अंग्रेजी फौज से झड़प में बख्तियारपुर के मुगल सिंह भी शहीद हो गए थे। 14 अगस्त को पटना ब्रिटिश और अमेरिकन फौजियों का अड्डा बन गया था। गोरों ने पटना में कड़ी नाकेबंदी कर रखी थी। शहर की सड़कों पर पत्थरों और पेड़ों से पाट दिया गया था ताकि आंदोलनकारी सड़क पर नहीं उतरे। शहर में 4 फाटक से होकर के गुजरने की अनुमति थी। ठोक पीट करके देख लिया जाता था कि आदमी अगस्त क्रांति का बागी तो नहीं है। गांधी मैदान से एग्जीबिशन रोड और उस समय के कलेक्ट्रेट रोड में बगैर पास के जाने की अनुमति नहीं थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जहानाबाद जिले में एक लड़की के साथ गलत काम किया गया। उसके बाद उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर के वायरल कर दी और वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। जहाँ वीडियो वायरल होते ही एक्शन में आई एसपी दीपक रंजन ने 3 थानों की पुलिस को तफ्तीश में लगा दिया है। इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी भी आ गए हैं। मामला बिहार के जहानाबाद जिले की ओखरी ओपी क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि खेत में मोबाइल से इस वीडियो की रिकॉर्डिंग की गई है। पुलिस ने इस मामले
मामले में गोविंदपुर गांव निवासी रामाधार शर्मा उर्फ पोचू समेत 2 लोगों को दबिश देकर के पकड़ लिया है। यह पकड़ा गया एक आरोपी रामाधार उर्फ पोचू शर्मा पहले भी इस केस में यानी कि इसी तरीके से हरकत किया गया था और वह जेल भी जा चुका था। वीडियो इतना अश्लील है कि इसे दिखाया नहीं जा सकता। दोस्तों बात करते हैं कि देश में धान की खेती मानसून आधारित है। मसलन देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश से ही धान की खेती होती है, लेकिन इस मानसून सीजन में बारिश बादलों से रूठी हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि मानसून के बादल देश भर में छाए हुए हैं, लेकिन कई जगहों पर बारिश नहीं हो रही है, जैसे बिहार में, जिसमें बिहार भी शामिल है। आलम यह है कि अब मानसून की जहां विदाई होने को है, तो वहीं बिहार के कई जिलों में सामान्य से भी 60% कम बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते बिहार में सूखे के आसार बन रहे हैं, जिसको लेकर के बिहार सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कम बारिश की वजह से बिहार में बन रही सूखे की संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह ने बीते दिनों एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें कृषि, आपदा प्रबंधन, पशुपालन समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। जब बैठक में संबंधित सूखे की निगरानी करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए छोड़कर के महागठबंधन के साथ जाने के बाद सियासी उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच आम सहमति बन चुकी है, वहीं महागठबंधन के घटक दलों में शामिल कांग्रेस को भी 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास इसको लेकर के पार्टी आलाकमान का एक लेटर लेकर के पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के कई विधायक मंत्री बनने के लिए आलाकमान से व्यक्तिगत तौर पर दरख्वास्त कर चुके हैं। कुछ ने उन्हें इसको लेकर के पत्र लिखा, तो कुछ खुद ही सीधे दिल्ली पहुंच गए। लेकिन अब खबर है कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक लेटर और मंत्री पद के उम्मीदवारों की एक लिस्ट दिल्ली से लेकर के पटना पहुंच चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि आलाकमान की तबीयत खराब थी, इसीलिए ठीक से बात नहीं हो पाई। जबकि बिहार प्रभारी भक्तचरण दास का साफ कहना है कि बिहार सरकार के नए मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 3 मंत्री होंगे। इनमें 2 लोग अभी मंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि एक मंत्री दूसरी बार के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान बनेगा। राजद के भी कुछ मंत्री अभी शपथ ले सकते हैं, जी हाँ, जबकि बाकी मंत्री दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के समय बनाए जाएंगे। जब मंत्रियों के नामों की घोषणा को लेकर के भक्तचरण दास ने कहा है कि अभी नाम की घोषणा नहीं हुई है, कल तक घोषणा हो जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से लेकर के हर सरकारी और निजी प्रतिष्ठान में तिरंगा फहराया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर झंडा फहराने के बाद गांधी मैदान में पहुंचे और झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने रोजगार को लेकर के भी बड़ी बात कह दी है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। उसी का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम अपने राज्य में 10 लाख तो क्या 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा है कि कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार तो जरूर मिलेगा। हम लोग युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलाने की दिशा में काम करेंगे। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ने यूपीएससी और बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले महिला अभ्यर्थियों को आर्थिक सहयोग देने की भी घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा झंडा फहराने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान किसानों के लिए काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे आधुनिक तरीके से खेती कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सके। सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि हर साल कम से कम 1.5 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब हमारे साथ नई पीढ़ी के लोग हैं, अब हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अभी चुनौतियों के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। अब सरकार में शामिल होने के बाद रोजगार के मसले पर लगातार बात होने लगी है। दोस्तों बात करते हैं कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोलते हुए कहा कि सृजन घोटाला तथा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड उनको पाला बदलने को मजबूर कर दिया। जिसको पता हो कि कल की जांच में पोल खुलेगी। ये तमाम बातें जांच का विषय है और इन सभी बातों का जांच होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि जब तक ऐसी घटनाओं की सच्चाई सामने नहीं आती है, तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। अगर मुजफ्फरपुर बालिका सुधार
गढ़े कांड का जांच होकर के अपराधियों को सजा मिल जाता तो फिर पटना में फिर से ऐसी घटना नहीं घटती। इसके साथ ही उन्होंने 7 निश्चय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना है। आप बिहार के किसी भी इलाके में चले जाइए, जल मीनार खाली है लेकिन टंकी टूटी हुई है, कहीं पाइप लीक है, कहीं गली नाली के नाम पर सड़कों को खेद करके बर्बाद किया गया है। और दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जातीय जनगणना के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कहा है कि बिहार में प्रजनन दर 2.9% है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। असली चीज है कि लोगों को पराये, इससे जागरूकता आएगी, बालिका शिक्षा बढ़ेगी तो फिर जनसंख्या वृद्धि दर घट करके 2% पर आ जाएगी। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। चीन ने क्या किया है आप सब देख सकते हैं। जनसंख्या जब घटने लगी चीन में तो फिर उसको 3% करना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार को लेकर के सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नौकरी और रोजगार के लिए इतना काम कराएंगे कि 10 लाख क्या इसे 20 लाख तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि चाहे जितना भी खर्च लगे बिहार में जाति आधारित जनगणना जरूर कराएंगे। इसकी तैयारी पूरी है। सभी जातियों की गणना होगी, उनकी आर्थिक स्थिति की भी आकलन करेंगे, चाहे किसी भी जाति का हो। सबका आकलन होगा कि कौन कितना गरीब है, इसके आधार पर आर्थिक सुधार की दिशा में काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो मांग करनी है वह तो करेंगे ही, लेकिन जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी वह अपने स्तर से करेंगे। समाज में सद्भाव और भाईचारा का माहौल रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बच्चों को आपदाओं का सामना करने के तरीके बताए जा रहे हैं। उन्हें तैरना सिखाया जा रहा है। दिव्यांग बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरा विश्व यानी कि पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है, चपेट में है। बिहार में जांच और टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। 14 करोड़ 75 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन का पेशी के लिए पटना आने के बाद जेल लौटने की बजाय अपने निजी आवास पर परिवार और समर्थकों के साथ बैठक करने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस मुख्यालय के एडीजी जीएस गंगवार ने सहरसा के एसपी लिपि सिंह से रिपोर्ट तलब किया है, जिसके बाद लिपि सिंह ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच की बात कही गई है। जेल में बंद पूर्व सांसद आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन का पटना में जलवा देखने को मिला। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो और फोटो तेजी के साथ वायरल हुआ है। इस फोटो में आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद, आरजेडी विधायक और बेटे चेतन आनंद और समर्थकों के साथ बैठक करते हुए दिखे। जब बताया जाता है कि उन्हें सहरसा से किसी मामले में पेशी के लिए पटना लाया गया था, लेकिन वापस जेल जाने की बजाय वह अपने पाटलिपुत्रा में स्थित निजी आवास पहुंच गए, जहां यहां उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की। दोस्तों बात करते हैं कि जिन उम्मीदवारों ने सीएससीबीसी बिहार फायरमैन के 2380 पदों के लिए आवेदन किए थे, उनकी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड संबंधित वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। जहां उनकी पूरक परीक्षा का आयोजन 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित होगा। आपको बता दें कि इन पदों के लिए 24 फरवरी 2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 25 मार्च 2021 तक जारी रही थी। उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस को 27 केंद्रीय पदक मिले हैं। इसमें 7 गैलेंट्री यानी कि शौर्य पदक, 2 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 17 सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक शामिल है। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान को भी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिला है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरा देश कल स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन सीतामढ़ी जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले यानी कि 14 अगस्त की शाम हाई स्कूल में लोगों ने भोजपुरी गानों पर बारबालाओं के साथ जम करके ठुमके लगाए। इस दौरान किसी ने पूरे प्रकरण का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में बारबाला अश्लील भोजपुरी गाने पर जम करके ठुमकते झुमकते नजर आए। तो वहीं स्कूल के बरामदे पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर के जलेबियां और मिठाई भी बनाई गई।
स्कूल के परिसर में ट्रैक्टर पर जनरेटर के जरिए साउंड बजाने की भी व्यवस्था है और स्कूल के एक कमरे में शिक्षा के मंदिर को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है। ये वीडियो तेजी के साथ अभी वायरल हो रहा है। वही लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल में बाल बालाओं के अश्लील गानों पर लगाए जा रहे ठुमके पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये पूरा वीडियो सीतामढ़ी जिला के बेलसंड थाना के अंतर्गत जाफरपुर पंचायत की मधकोल और उत्क्रमित हाई स्कूल का है। हालांकि केडीवी लाइव इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, गया समेत बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजों में सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जीविका समूह के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होगा। इसके बाद 3 महीने के अंदर सभी मेडिकल कॉलेजों में सस्ता खाना मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि अगले 3 माह में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दीदी की रसोई का संचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए बिजनेस प्लान तैयार कर लिया गया है। इस नई व्यवस्था से बिहार के गरीब लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के अलग अलग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आने वाले मरीजों और फिर उनके परिवार वालों और कर्मियों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद भोजन की थाली का दर तय कर दिया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में बारिश नहीं होने के कारण बिहार के किसानों की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जहां एक रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर समेत 10 जिलों में सूखे का संकट गहराता जा रहा है। इन जिलों में आधे से ज्यादा खेतों में धान की रोपनी नहीं हो पाई है। खबर के अनुसार किशनगंज और पूर्णिया को छोड़ करके एक भी जिला खरीफ की फसलों का 100% लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। ये राज्य के लोगों के लिए चिंता का विषय है। यह सरकार के द्वारा किसानों को डीजल का अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से किसान धान की रोपनी नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद तथा बांका का हाल सबसे खराब है। यहाँ आधा से अधिक खेत खाली है। वहीं जहानाबाद, अरवल जैसे जिलों में भी धान की पूरी रोपनी नहीं हो पाई है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना एम्स में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकली है। अगर आप एम्स में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर अपनी योग्यता के अनुसार फटाफट आवेदन कर ले। जी हाँ, पदों का विवरण के बारे में बात किया जाए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिसर्च असिस्टेंट समेत 3 पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन मांगे हैं। इसमें योग्यता के बारे में बात किया जाए तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए उम्मीदवारों की योग्यता स्नातक, वहीं अन्य पदों के लिए योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना एम्स में कैंसर मैनेजमेंट सेंटर बनाया जाएगा। इसको लेकर के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। बहुत जल्द इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। खबर के अनुसार इस कैंसर मैनेजमेंट सेंटर का नाम एडवांस सेंटर फॉर कैंसर मैनेजमेंट रखा गया है। इसके निर्माण को लेकर के प्रस्ताव इंस्टीट्यूट के स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। इस कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद 6 महीने के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दो कि कैंसर मैनेजमेंट सेंटर बनने से कैंसर के मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यहाँ मरीजों के लिए 100 बेड का भी निर्माण किया जाएगा। इससे मरीजों को इलाज कराने में आसानी होगी और फिर ज्यादा भीड़ का भी सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि धार्मिक यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अगर आप हज या फिर उम्रा करने के लिए जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जब सऊदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब लोग किसी भी वीज़ा पर सऊदी जा करके उम्रा कर सकते हैं। सऊदी सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि चाहे कोई टूरिस्ट वीज़ा से आया हो या फिर बिजनेस वीज़ा से, अब सभी तरीके के वीज़ा पर उम्रा करने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दो कि इससे पहले उम्रा के लिए स्पेशल वीज़ा लेना पड़ता था, उम्रा वीज़ा, जिसका समय 1 महीने का होता था। सऊदी अरब के इस फैसले का उद्देश्य सऊदी मिशन 2030 को आगे बढ़ाते हुए हर साल 3 करोड़ लोगों को उम्रा कराना है। हालांकि अगर किसी को उम्रा करना है तो फिर उसे पहले आत्माराना ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। यह सऊदी 2030 विजन सरकार का एक डेवलपमेंट प्लान है जिसे देश की तेल निर्भर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये उम्रा क्या है, यह बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। तो बता दें कि उम्रा एक तरह की धार्मिक यात्रा ही है
जो हज से थोड़ा अलग है, लेकिन इसे कोई भी कर सकता है। इस यात्रा की अवधि सिर्फ 15 दिनों की होती है। सबसे खास बात यह है कि सऊदी में जब हज कराया जाता है तो फिर उस समय उम्रा नहीं किया जा सकता है, जहाँ उम्रा सिर्फ हज के दिनों को छोड़ करके ही किया जा सकता है। उम्रा के दिनों में यात्री करीब 8 दिन मक्का और 7 दिन मदीना में समय लगाते हैं और धर्मानुसार कार्यों को पूरा करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कार, मोटरसाइकिल या फिर अन्य किसी भी तरह के गाड़ी चलाने वालों को 3 साल की जेल या फिर भारी चालान झेलना पड़ सकता है या फिर दोनों की सजा हो सकती है। दरअसल लोग 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं। ऐसे में अगर आपने अपने गाड़ी पर तिरंगा लगा रखा है तो फिर आपको 3 साल की जेल और भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। नियम के अनुसार भारत के ध्वज संहिता 2002 के पैरा 3.44 के अनुसार गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेष अधिकार केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, लेकिन आम लोग गाड़ियों पर तिरंगा लगा करके देश के प्रति अपने अच्छे इरादे को प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी ये उन्हें परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। जब भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार नियम के अलावा किसी अन्य वाहन पर तिरंगा फहराना राष्ट्रीय ध्वज का अनादर माना जाता है। जब ऐसा करने पर लोगों को दंडित किया जा सकता है और उन्हें 3 साल की जेल या फिर जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि आज बिहार में तेल कंपनी के द्वारा पेट्रोल डीजल की नई दरें जारी कर दी है। आपको बता दूं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार प्रदेश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की दर में बढ़ोतरी हुई है, तो कई स्थानों पर इनके दर में गिरावट भी देखने को मिली है। जहाँ वहीं अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पेट्रोल डीजल के दामों में ना तो बढ़ोतरी देखने को मिली है और ना ही गिरावट, यानी कि पटना में इनकी कीमत कल के दर पर ही स्थिर है। पर बिहार के 19 जिलों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। हालांकि 14 जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं। हालांकि बिहार में पूरे 19 जिले हैं जहां पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिन जिलों में पेट्रोल डीजल के दर कल से महंगे हो गए हैं उनमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, गया, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुंगेर समेत अन्य जिले शामिल है। वहीं सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जिन जिलों में हुई है वो है भागलपुर, जहां पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 80 पैसे बढ़ी है। अगर हम दामों में गिरावट की बात करें तो फिर 14 जिले ऐसे हैं जहां पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट हुई है। जिन जिलों में कल की तुलना में आज तेल सस्ता हुआ है उनके नाम है भोजपुर, बेगूसराय, जहानाबाद, मधेपुरा, किशनगंज, नालंदा, पूर्णिया, लखीसराय समस्त अन्य जिले हैं। वहीं सबसे ज्यादा दामों में गिरावट लखीसराय में देखने को मिला है, जहां पेट्रोल 64 पैसे और डीजल 60 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इन सबके बीच कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां रविवार की तुलना में पेट्रोल डीजल के दामों में ना तो गिरावट देखने को मिली है और न ही बढ़ोतरी। आपको बता दें कि औरंगाबाद, जमुई, कैमूर, पटना और शिवहर जिलों में तेल के दाम आज कल के रेट पर स्थित है। दोस्तों बात करते हैं कि कल पूरा भारत धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान बिहार में स्थित भारत नेपाल की सीमा पर जश्न ए आज़ादी मनाई गई, जहां इस खास मौके पर दोनों देशों के बीच प्रेम का मिसाल देखने को मिला। जहां सशस्त्र सीमा बल और नेपाल के APF के जवानों ने संयुक्त रूप से मिलकर के स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाया। जहां नेपाल की ओर से नेपाली APF टीम वाल्मीकिनगर में स्थित गंडक बराज OP पहुंची और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं भारतीय सुरक्षा बल की ओर से नेपाली जवानों को मिठाई खिलाया गया। भारतीय SSB 21वीं वाहिनी की ओर से उप सेना नायक उमा शंकर और नेपाल की ओर से इंस्पेक्टर APF संतोष थापा ने टीम का नेतृत्व किया। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करते हुए बॉर्डर की सुरक्षा करने का संकल्प लिया गया। जहां दोनों देशों के जवानों के बीच घंटों जश्न आजादी मौके पर बातचीत चलती रही। बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं का मिलन जहां आकर्षित कर रहा था, तो फिर वहीं पर बॉर्डर पर सक्रिय असामाजिक तत्वों के लिए ये पल दहशत फैलने वाला था। जहां दोनों देशों की सीमा पर तैनात जवानों के आपसी रिश्ते निश्चित तौर पर एक दूसरे के सहयोग करेगा और आने वाले दिनों में हर परिस्थिति से निपटने में भी सहायक होगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।